7th Standard History and Civics, Chapter number 4, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. So आज अपन chapter number 4 पढ़ेंगे. So let's start. At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. So at the beginning of the 17th century के beginning में most of the territory in Maharashtra was under the control. जितने भी territory थे वो किसके कंट्रोल में थे? जो महाराष्ट्र के अंदर थे वो किसके कंट्रोल में थे? अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश. Their objective was to expand their power in the south. There were settlement of Siddhi people who had come from Africa along the coastline of Konkan. So, there were settlement of Siddhi people, ठीक है, who had come, जो कि अफ्रीका से आए थे, along the coastline of Konkan. Then the competition and conflict amongst the Portuguese, the British, the French and the Dutch who had come from Europe was getting intense during this period. So इन लोगों के बीच में नहीं कि कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट था. किन लोगों के बीच में? अमॉन्ग द पोर्तुगीज, ब्रिटिश लोगों के बीच में, फ्रेंच एंड डच लोगों के बीच में, हु हैड कम फ्रॉम, जो कि यूरोप से आए थे, was getting intense during his period. So there was stiff competition amongst them to capture the market for trade. So stiff competition था, मतलब वो डटे रहते थे एकदम competition के अंदर, क्या मतलब मार्केट कैप्चर करने के लिए, ठीक है. Then the Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastline. So पोर्तुगीज ने ऑलरेडी ही क्या किया था? गोवा के अंदर रूल को इस्टेब्लिश कर लिया था एंड वसई में वेस्टर्न कोस्ट लाइन. द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज. देन जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश, डच एंड द फ्रेंच, उन्होंने क्या किया? हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज. उन्होंने इसमें एंट्री लेने की कोशिश की. किसके थ्रू? किस मीडियम के थ्रू? उन्होंने अपने फैक्ट्रीज बनाई ताकि वो इस ट्रेडिंग में मतलब एंटर हो सके. इसलिए ऑल दिस पावर्स असिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible. So all these powers assess the strength of other powers. तो वो लोग एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के पावर को स्ट्रेंथ देते थे. then kept themselves safe, ने आपको सेफ रख के, and tried to dominate as much as मतलब डोमिनेट करने की कोशिश, जितना हो सके उतना डोमिनेट करते थे वो पीपल को. This conflict had created instability and insecurity in Maharashtra. So इसकी वजह से क्या हुआ? इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट होने लगी. मतलब लोगों को लगता था कि हम सेफ नहीं हैं, हम लोग स्टेबल नहीं हैं. So these different people from Europe were called Topkar on the basis of their customary headgear. So these different people from Europe, ये जो यूरोप से आए वाले लोग थे उन्हें बोला वेर कॉल्ड तोपकर. सो नेक्स्ट देखते हैं. इट इज नेसेसरी टू गेट acquainted with the village Mauja, Kasba and Pargana to
understand the nature of settlements in that period as also of the officers that formed a link between the ruler and their subjects. So it is necessary था to get acquainted with the village, कस्बा and परगना to understand the nature of settlement. मतलब उनको समझना ज़रूरी था कि वो लोग कैसे settlement करते थे. Understand the nature of settlement in that period as also of the officers that formed the link between, and वो officers को भी समझना ज़रूरी था जो कि क्या करते थे, लिंक फॉर्म करते थे बिटवीन रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स के बीच में, एंड ऑल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्टमैन के बीच में जो मतलब उनके बीच के जो भी वो लोग फॉर्म करते थे लिंक, वो समझना ज़रूरी था. देन परगना वॉज मेड अप ऑफ मिनी विलेजेस. तो बहुत सारे गांव को मिला के ये परगना बना था. जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ द परगना वॉज कॉल्ड कस्बा. तो जो हेडक्वार्टर था परगना का उसको जनरली बोला जाता था कस्बा. अ विलेज स्मॉलर दैन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा. जो कस्बा से एक छोटा वाला विलेज, छोटा विलेज था, उसको बोला जाता था मौजा. लेट अस गेट एक्वांटेड इन ब्रीफ विथ विलेज, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली. सो चलो देखते हैं, ब्रीफ के अंदर देखते हैं दोनों विलेज के बारे में, कस्बा और परगना. ठीक है. सो पहले अपन मौजा के बारे में देखते हैं. ओके. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस. बहुत सारे लोग विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं. अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा. सो विलेज को, गांव को मौजा भी बोलते थे. द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल. ठीक है. तो इस चीफ पाटिल, ये जो विलेज था उसका चीफ कौन था? पाटिल. ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन. सो वो क्या करते थे, अपने अंडर वो बहुत सारे लैंड को लेने की कोशिश करते थे. सो when there were any dispute in the village, the पाटिल resolved it and made peace. सो कभी भी कुछ झगड़ा या फिर कुछ हो जाती थी, परेशानी, उलझन, कुछ भी हो जाता था गांव के अंदर, तो पाटिल क्या करते थे, उसको रिजॉल्व करते थे और शांति लाते थे. अ कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क. तो कुलकर्णी उनके काम में, पाटिल के काम में उनको मदद करते थे. द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड. सो कुलकर्णी क्या करते थे, रिकॉर्ड रखता था रेवेन्यू के बारे में, जो कि वो जमा करते थे, जो पैसे या फिर कुछ भी बोलो, वो उसका रिकॉर्ड, हिसाब किताब रखता था कुलकर्णी. देयर वर वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज. दे हैड hereditary rights regarding their occupation. The peasants gave a share of their agricultural produce to the artisans for the services they rendered to the village community. This share was known as baluta. So baluta की डेफिनेशन आपको पूछी जाएंगी. तो baluta की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से तो यहाँ तक. आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा. ठीक है. मतलब क्या हो जाता है, peasants gave a share of their agriculture produce. मतलब विलेज में बहुत सारे जो लोग थे उसमें से क्या करते थे, कुछ शेयर देते थे अपना एग्रीकल्चर में से, प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड टू द विलेज कम्युनिटी. देन अभी अपन पढ़ते हैं कस्बा के बारे में. कस्बा, अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज. तो कस्बा एक बड़ा गांव जैसा था. इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना. एग्जाम्पल इंदापुर, कस्बा ऑफ इंदापुर परगना. वाई कस्बा ऑफ वाई परगना were the headquarters of those parganas. So तो it was usually headquarters of परगना. कस्बा को क्या बोला जाता है? हेडक्वार्टर ऑफ परगना. जैसे एग्जाम्पल इंदापुर कस्बा, तो इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर. इंदापुर के अंदर हेडक्वार्टर का क्या नाम था? इंदापुर कस्बा. देन इंदापुर परगना. देन वाई कस्बा ऑफ वाई परगना.
वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोस परगनास। तो ये सब नाम है परगना के हेडक्वार्टर्स का। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, तो इनके इसमें एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। देयर वेर स्किल्ड आर्टिसंस लाइक कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ्स एक्सेट्रा है ना कस्बा। तो वो बहुत सारे उस गांव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग थे, जैसे कि कारपेंटर थे, ब्लैकस्मिथ थे एक्सेट्रा है ना कस्बा। सो देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट, पेट, मार्केट को क्या बोला जाता है, पेट, एडजेसेंट टू अ कस्बा, मतलब कस्बा के बाजू में ही एक मार्केट था जिसका नाम पेट था। द शेट्टी एंड महाजन वेर द वटेंडर्स ऑफ द पेट। when every village did not necessarily have a पेट, मतलब हर गांव में से ज़रूरी नहीं कि पेट हो, मतलब भी मार्केट हो। द सेटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ अ शेटीज एंड द महाजन्स। सो जो मार्केट का जो भी देखभाल, जो भी सेटलमेंट वो लोग करते थे, मतलब देख रेख करना, तो वो किसके अंडर था, किसका जॉब था, शेटीज और महाजन्स का। फॉर दैट they received some land from the government and some rights from the villagers। तो उसके लिए उन लोगों को क्या कहाँ से मतलब राइट्स मिलता था उनको, गवर्नमेंट हक देता था उनको, लैंड देती थी गवर्नमेंट मार्केट रखने के लिए, और उनको कुछ हक भी मिले थे विलेजर्स के तरफ से। मतलब राइट्स मतलब होते हैं अपने जो हक होते हैं वो। सो द महाजन mentioned the accounts of the पेट। तो महाजन क्या करते थे, मार्केट के जितने भी अकाउंट है वो मेंशन कर देते थे। अभी अपन क्या पढ़ते थे, ये हो गया कस्बे के बारे में। अभी अपन पढ़ते हैं परगना के बारे में। सो परगना, मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना, बहुत सारे विलेज को मिला के परगना बनाए, ठीक है। बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगनास, पर हर परगना के अंदर नंबर ऑफ विलेजेस सेम नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल द पुणे परगना वॉज अ बिग परगना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पुणे परगना एक बहुत बड़ा परगना है। इट कंसिस्ट ऑफ 290 विलेजेस। पुणे परगना के अंदर टोटल कितने 290 विलेजेस है, 290 गाँव है। देयर वे 64 विलेजेस इन द चाकण परगना, पर चाकण परगना के अंदर 64 विलेज है। मतलब सब में सेम विलेजेस नहीं होते थे, सब में अलग अलग डिफरेंट होते थे। द शिरवाल परगना वॉज स्मॉल, तो शिरवाल परगना छोटा था बाकी सबसे। इट वॉज ओनली 40 विलेजेस, शिरवाल के अंदर सिर्फ 40 विलेजेस थे। द देशमुख एंड द देशपांडे वेयर द वटेंडर ऑफिसर्स ऑफ द परगना। देशमुख एंड देशपांडे वटेंडर ऑफिसर्स थे परगना के। द देशमुख वॉज अ चीफ ऑफ पाटिल्स इन अ परगना, तो देशमुख चीफ था। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। मतलब देशमुख क्या करता, परगना लेवल पे जितना होता था वो उतना करता था, और पाटिल जितना विलेज लेवल पे होता था वो उतना करता था। द देशपांडे was a chief of all Kulkarnis in the Pargana. Deshpande did at the Pargana level the work that Kulkarnis did at the village level. These Vatandar officers were the link between the people and the government. So ये जितने भी ऑफिसर्स है, वटेंडर ऑफिसर्स, जो कुलकर्णी, देशपांडे, सो ये सब पीपल और गवर्नमेंट के बीच के लिंक थे। In case of enemy invasion or drought, these Vatandars represented the grievances of the people to the government, ठीक है। सो कभी कोई एनिमी का अटैक होता था या फिर कुछ, तो ये लोग हमेशा सामने खड़े रहते थे, मतलब मेन बोल दो, मेन लोग जैसे आर्मी के लोग होते, लाइक दिस। समटाइम्स दीज ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर्स, पर कभी कभी ये जो ऑफिसर्स थे वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैन वॉज ड्यू और डिड नॉट रेमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम।
सो अगर वो लोग टाइम पे पैसे नहीं देते थे लोग, तो क्या करते थे लोग, उन लोगों से ज़्यादा पैसे ऐंठते थे. ऑन सच ओकेजन्स द पीपल सफर्ड हरासमेंट्स. सो ऐसे समय पे पीपल को, मतलब लोगों को हरासमेंट से सफ़र, मतलब तकलीफ़ें झेलनी पड़ी उनको. देन नेक्स्ट, यहाँ पे छोटे सा कुछ वतन के बारे में बोला है. वतन इज़ एन अरेबिक वर्ड. In Maharashtra, it is used in refer to hereditary land for which the holder does not have to pay revenue. The calamity of a famine. Agriculture was dependent on rainwater. तो एग्रीकल्चर तो अपने को सबको पता है, खेती रेन वाटर पे ही डिपेंड है. If it did not rain, crops would fail. अगर बारिश नहीं होती तो जो भी क्रॉप्स, कडधान्य जो भी रहते हैं वो खराब हो जाएंगे. द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज. सो अगर वो खराब होते हैं, जो भी अपने क्रॉप्स है, तो जो भी फूड ग्रेन्स रहेंगे, जो भी वीट राइस वगैरह रहेंगे, वो सब के जो भी प्राइस रहेंगे, मतलब वो महंगे हो जाएंगे. इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स. तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल जाएंगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ख़रीदना, फूड ग्रेन्स को ख़रीदना. देर वॉज नो फूडर फॉर द कैटल. सो कैटल के लिए भी कुछ खाने को नहीं रहेगा. वाटर बिकेम स्कैर्स. इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज. तो पानी इतना मतलब ज़रूरी है आज के ज़माने में भी, पहले भी पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है. लोग उसके बगैर जी नहीं सकते. तो उनका लोगों का जीना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, गांव में रहना. देन दे वे फोर्स टू लीव द विलेज. सो उन लोगों को क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था विलेज छोड़ने के लिए, उनको फोर्स किया जाता था. अ फैमिली वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल. सो जो फैमिली है वो एक ग्रेट कैलेमिटी थी पीपल, लोगों के लिए वो फैमिली वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी. अ ग्रेट फैमिनी occurred in Maharashtra in 1630. People were greatly distressed due to this famine. So ये famine की वजह से people जो लोग स्ट्रेस में थे, उनका वो स्ट्रेस दूर हो गया. It has been described in these words. तो ऐसे कुछ वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब किया जाता है. People were ready to sell themselves for a piece of bhakri, but there was nobody to buy them. तो लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार होते थे. किसके लिए, मतलब जस्ट बिकॉज पीस ऑफ भाकरी, एक रोटी के टुकड़े के लिए वो लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, पर उन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था. There was a severe scarcity of food grains. Entire families were destroyed. ठीक है, पूरी families destroy हो चुकी थी. Then cattle and farm animals died. जो भी cattles थे, उनके जो भी farms थे, उसके animals सब मर गए थे. Agriculture was devastated. उनकी जो भी खेती थी वो भी सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी. द फैमिली पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस केम टू अ स्टैंड स्टिल. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे वो सब रुक गए थे. पीपल हैड टू वंडर टू फेरवे रीजन्स इन सर्च फॉर ऑफ अ लाइवलीहुड. तो लोग क्या करते थे, रहने के लिए जगह ढूंढते थे, रीजन्स ढूंढते थे. इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलसी द डिवास्टेटेड लाइफ ऑफ द पीपल. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था सब कुछ वापस से नॉर्मल लाने के लिए. मतलब ही
जो भी लोगों का तबाह हुआ है वो सबकी लाइफ वापस से फिर से नॉर्मल बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. सो द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट. अब वारकरी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं. सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीव एंड रिचुअल्स. सो जो भी सोसाइटी अपनी जिस सोसाइटी में रह रहे मतलब वो ब्लाइंड फोल्डेड, वो एकदम ब्लाइंड बिलीव करते, मतलब क्या बोलते हैं अंधविश्वास. उन लोगों को अंधविश्वास बहुत है. पीपल हैड बिकम fatalistic and inert. They had lost all initiative. The condition of the common people was miserable. तो उस वक्त क्या हो गया था, वो सब अपना जितना भी उनके पास सामान था वो सब वो लोग उनका सब खो गया था, लॉस्ट हो गया था. उनकी कंडीशन भी, जो भी कॉमन लोग थे उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी. In such circumstances, the sons in Maharashtra endeavored to inspire the masses. In Maharashtra, the tradition of sons, which began with Sant Jnaneshwar and Sant Namdev, was carried on by sons coming from various strata of the society. So, महाराष्ट्र में ट्रेडिशन ऑफ संस विच बिगेन विथ संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव. जो भी संत लोगों का ट्रेडिशन था वो किससे शुरू हुआ था, संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव से वो शुरू हुआ एंड वो आगे बढ़ता गया. वॉज कैरिड ऑन बाय संत. जो भी आने वाले संत रहते थे उन लोगों से वो आगे आगे फॉरवर्ड होते गए, कैरी होते गया. फिर बाद में और कोई संत आए, फिर बाद में और दूसरे संत आए. People from all strata of society were part of the Sant tradition. So, अलग अलग जगह से आए वाले लोग, सोसाइटी से आए वाले लोग क्या इस संत ट्रेडिशन के अंदर पार्ट लेते थे. फॉर एग्जाम्पल, संत चोखामेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत सवाता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा. संत चोखाबाज वाइफ संत सोयराबाई. संत चोखाबाज की वाइफ क्या कौन थी, संत सोयराबाई. एंड सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कन्होपात्रा, संत बहिनाबाई, स्यूकर एंड अदर वुमेन वेर ऑल्सो अमॉन्ग देम. तो ये सब भी संत उनके साथ थे. Pandharpur was at the center of the Sant movement. Vitthal was the object of their worship. So वो विट्ठल की पूजा करते थे. वर्शिप मतलब ही पूजा करना. On the banks of the river Chandrabhaga at Pandharpur, the sons and pilgrims Varkari used to rejoice in their डिवोशन मतलब है भक्ति. सो बैंक्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब ही जो नदी का किनारा होता है, वो नदी के किनारे पर. चंद्रभागा एट पंढरपुर पे चंद्रभागा. द संत एंड पिलग्रिम्स, जो भी संत लोग हैं वारकरी लोग क्या करते थे, यूज टू रिजॉइस इन देयर मतलब अपने भक्ति में मग्न रहते थे. देयर equality was propagated through bhajans, kirtans and unity meals kala. So तो जो उनकी इक्वालिटी है वो क्या कैसे प्रोपोगेट किए, वॉज प्रोपोगेटेड थ्रू, किससे प्रोपोगेट किए, थ्रू द भजन्स. भजन्स गाते थे, कीर्तन करते थे और एक उनका यूनिटी मील था. मतलब ही उसको बोला जाता है काला, जिसे अपन अभी भी खाते हैं, काला बोलते हैं उसको, जिसमें सब कुछ मिक्स रहता था. तो वो उनका यूनिटी मील था. देन नेक्स्ट संत नामदेव के बारे में देखते. कौन थे वो? ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट. वारकरी मूवमेंट के वो लोग वो बहुत ग्रेट संत थे. ही वॉज अ स्किल्ड ऑर्गेनाइजर. तो वो एक स्किल मतलब ही जैसे जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण रहते हैं. So he was a skilled organizer. He performed excellent
कीर्तन्स एज वेल. सो वो बहुत अच्छा कीर्तन भी परफॉर्म करते, गाते. ही attained the sense of equality in men and women belonging to all castes through the medium of कीर्तन्स. तो उन्होंने क्या किए, इक्वालिटी लाए मैन और वुमेन में, बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन के थ्रू कोई भी कास्ट के मैन एंड वुमेन को उन्होंने एक साथ लाने की कोशिश की, इक्वालिटी, बिना कोई भेदभाव के. देन हिज प्लेज वॉज नाचो कीर्तनाचे रंगी ज्ञान दीप लावू जगी. से ये उनका क्या था, प्लेज था. जो भी वो अपना जैसा स्कूल में प्लेज होता है ना, उसी टाइप का इनका ये प्लेज था वैसा. हीज अभंगा कंपोजिशन आर वेल नोन. तो उनका जो अभंगा कंपोजिशन था वो जाना माना था, वेल नोन था. देन मेनी सन्स एज वेल एज कॉमन पीपल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग. तो जितने बहुत सारे सन्स एंड उसके साथ साथ कॉमन लोग भी, कॉमन पीपल भी बहुत उनकी जो भी टीचिंग थी उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए, खुश हो गए. ही वेंट अप टू द पंजाब प्रोपोगेटिंग हिज थॉट्स. तो उनको पंजाब ले जाया गया अपना थॉट्स और को बताने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए. हिज कंपोजिशंस आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिक्स. सो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी अपना कंपोजिशन किया है. ही प्रोपोगेटेड द मैसेज ऑफ भगवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स. ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंडरपुर. हिज वर्क इज अनफॉरगेटेबल. सो उनका जो काम है वो अनफॉरगेटेबल है, न भूलने लायक. संत ज्ञानेश्वर, he was a great sant in the Varkari movement. He wrote the Bhavartha Deepika or Jnaneshwari, which elucidated the meaning of the Sanskrit Bhagavad Gita. So कहते हैं he was a great sant in the Varkari movement. वारकरी मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट के बहुत बड़े ग्रेट संत थे. सो उन्होंने क्या लिखा है, भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी उन्होंने ये लिखा है जो विच एल्यूसिडेट्स द मीनिंग ऑफ द संस्कृत, मतलब संस्कृत भगवद गीता का उसका मीनिंग लिखा है उसके अंदर. ही ऑल्सो कंपोज्ड द अमृतानुभव. ही प्रीच्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हिज वर्क्स एंड कंपोजिशन. तो उन्होंने अपने काम से, अपने कंपोजिशन से पाथ, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति का जो भी रास्ता है उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, आराधना करना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस उन्होंने वहाँ पे अपने काम से और कंपोजिशन से शो किया है. ही शोड अ simple way of worship and conduct which the common people could follow easily. So इन्होंने क्या किया है, सिंपल वे ऑफ वर्कशिप शो किया, मतलब भी किस, मतलब सादे तरीके से वर्कशिप करना, मतलब भी पूजा करना. एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो इजीली. मतलब ऐसा कुछ सिंपल वे बताया है कि जो भी कॉमन पीपल, जो भी सामान्य पीपल लोग रहते हैं वो लोग इजीली फॉलो कर सके. ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ द रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट. तो प्रेस्टीज दिया उन्होंने किसको, टू द रिलीजन ऑफ द वारकरी मूवमेंट को. थ्रू हिज लाइफ वॉज स्पेंड इन एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टांसेस. ही नेवर लॉस्ट द calm ऑफ हिज माइंड एंड नेवर हार्बोर्ड बिटरनेस. सो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहन भी किया है, पर उन्होंने कभी भी अपना काल, मतलब भी धैर्यपना कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं. अपने माइंड को भी शांत रखा और किसी से भी गंदी तरीके से बात नहीं की.
His Pasayadhan in ज्ञानेश्वरी uplifts the mind. तो उनका जो ये पसायधान है वो क्या करता था, माइंड को अपलिफ्ट करता था. मतलब अगर अपना समझो माइंड बोर हो गया या फिर थक गया या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है यार अभी तो अपन से नहीं होना चाहिए, नहीं होता है ये सब, तो आप वो सुन लीजिए, आपका माइंड अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. द पोएटिक कंपोजिशंस ऑफ हिज ब्रदर्स संत निवृत्तिनाथ and Sant Sopandev and Sister Muktabai are well known.